myself Dr. Sunita Pandey, Associate Professor in Economics, SK Government Girls College, सीकर। आज की वीडियो में हम इलास्टिसिटी के अंतर्गत रिलेशनशिप बिटवीन ई, AR एंड MR के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई? ई फॉर इलास्टिसिटी। जैसा कि पिछले वीडियोस में आप लोग पढ़ चुके हैं, मांग की लोच का मतलब ये होता है कि जब हम कीमत और मांग के बीच में आनुपातिक संबंध का अध्ययन करते हैं तो वह मांग की लोच कहलाती है। इसके बाद AR मीन्स एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आगम। औसत आगम किसे कहते हैं? जब हम जो कुल आगम है, कुल आगम का अभिप्राय ये होता है कि वस्तु की जितनी भी इकाइयां बेची गई है उन समस्त इकाइयों को बेचने से जो आय प्राप्त होती है वह कुल आगम कहलाती है। और उसमें जब हम इकाइयों की संख्या या वस्तु की इकाइयों का जब हम भाग दे देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है वह औसत आगम यानी AR कहलाता है। AR को हम 3 नामों से पुकार सकते हैं। AR औसत आगम को बताता है। AR इज इक्वल टू D फॉर डिमांड, अर्थात किसी भी बाजार में AR वक्र उस बाजार के मांग वक्र के बारे में भी बताता है और साथ ही साथ AR जो है वह प्राइस के बारे में भी बताता है। सो AR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू D मीन्स डिमांड एंड AR इज इक्वल टू प्राइस। एक साथ एक वक्र तीन चीजों के बारे में बताता है। इसके पश्चात आता है MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम। सीमांत आगम का अभिप्राय होता है कि जब वस्तु की अंतिम इकाई को बेचा जाता है तो अंतिम इकाई को बेचने से जो आय प्राप्त होती है वह सीमांत आय कहलाती है। आज के वीडियो में हम इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप का अध्ययन करेंगे। E इज इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस MR, अर्थात यदि हमें इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है और हमारे पास में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यूज दी हुई हैं तो उन दोनों वैल्यूज की सहायता से हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। या हम कहें कि इन तीनों वैल्यूज में से किसी भी 2 वैल्यूज के दिए हुए होने पर तीसरी वैल्यू को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिएगा कि हम इसे सबसे पहले रेखा गणितीय विधि के द्वारा कैलकुलेट कर रहे हैं। रेखा गणितीय विधि में यहाँ आपके सामने एक रेखा चित्र बना हुआ है। इस रेखा चित्र में NM-AR वक्र है और NS-MR वक्र को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि AR वक्र लीनियर है, रैखिक है। जब AR वक्र रैखिक और ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है तो MR वक्र इससे ठीक आधी दूरी पर स्थित होता है। इस AR वक्र के पर्टिकुलर E बिंदु पर हमें मान की लोच को ज्ञात करना है। इस E बिंदु पर एक उपभोक्ता OA मात्रा X वस्तु की परचेज करता है, खरीदता है। इस OA मात्रा को लेने पर यदि हम MR को लेकर के चलते हैं तो MR वक्र पर कुल आय जो है वह O, A, C, F और N के बराबर प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा कि MR वक्र को लेने पर जो कुल आगम है वह O, A, C, F, N के बराबर प्राप्त होता है। यदि यहाँ हम MR के बजाय AR वक्र को लें तो AR वक्र को लेने पर कुल आगम जो है वह O, A, E, B के बराबर प्राप्त होता है। इसमें जो O, A, C, F, B ये कॉमन स्पेस है। यदि इस कॉमन स्पेस को, इस कॉमन स्थान को यदि हम अलग कर दें तो इसे अलग करने पर हमारे सामने जो स्थिति आती है वह है त्रिभुज BFN इज इक्वल टू त्रिभुज FEFC, अर्थात यहाँ पर जो त्रिभुज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं BFN और EFC यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को यदि लिया जाए तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के बिल्कुल समान हैं। अर्थात जो F एंगल है BFN में वही EFC में F एंगल, यानी यहाँ जो F का कोण का मान है वही मान इस इधर भी F के कोण का मान वही है, यानी सम्मुख कोण है ये दोनों और इन दोनों की जो डिग्री है वो बिल्कुल सेम है। इसी तरह से एंगल जो FBN है इज इक्वल टू एंगल FEC, अर्थात कोण B कोण का जो मान है वही E कोण का मान है, यानी दोनों के दोनों समकोण है। B कोण बराबर कोण E। इसी तरह से BNF इज इक्वल टू FCE, अर्थात BFN ये जो ट्राइंगल है इसमें N डिग्री का जो कोण है C कोण भी उतने ही डिग्री का है। अर्थात N बिंदु पर बनने वाला एंगल और C बिंदु पर बनने वाला एंगल दोनों इक्वल डिग्री के एंगल्स हैं। इसलिए BN इज इक्वल टू CE एवं BF इज इक्वल टू FE, यानी BN इज इक्वल टू CE और
बी एफ इज इक्वल टू ई एफ, यानी ये दूरी और ये दूरी समान है, ये दूरी और ये दूरी समान है, अर्थात दोनों त्रिभुजों के लंब एक दूसरे के समान हैं। इसी प्रकार ई बिंदु पर यदि हमें लोच निकालनी है तो ई बिंदु पर लोच जो है वह ओ बी अपॉन बी एन, अर्थात लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर होगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम रेखिक मांग वक्र पर पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर के द्वारा हम मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। ई बिंदु पर जो इलास्टिसिटी है उसे हम E इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी एन या फिर ए ई अपॉन सी ई के द्वारा भी बता सकते हैं। ए ई अपॉन सी ई मीन्स ए ई अपॉन ए ई माइनस ए सी। ए ई जो है ये ए आर को बताता है और सीई जो है ए आर और एम आर को बताता है। सी ए जो है इसका डिफरेंस है, इसलिए ए ई इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए ई यानी ए आर माइनस ए सी यानी एम आर, अर्थात ए आर में से एम आर को घटाया जाता है। देन ई इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। फाइनली हमें ई इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस एम फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त होती है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जब हम इसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे सामने जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन होगी ई ए माइनस ई एम इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर इन दोनों का स्थान परिवर्तित करने पर ई एम माइनस ई ए इज इक्वल टू ए हो जाता है। यदि हम m को बाहर निकालते हैं क्योंकि m इज इक्वल टू ई ए माइनस ए और ये e यहां चला जाता है इज इक्वल टू इस a को यदि कॉमन ले लिया जाए बाहर तो a को कॉमन लेने पर अंदर e माइनस वन अपॉन ई यानी a बाहर आ जाएगा और e माइनस वन अपॉन ई ब्रैकेट में रहेगा। बराबर इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन ई। इस तरह ये इक्वेशन नंबर 2 हमें प्राप्त हो जाती है। पुनः जब हम इस इक्वेशन को ई ए माइनस ई एम इज इक्वल टू ए यानी इस रूप में अगर लें तो ई ए माइनस ए इज इक्वल टू ई एम, अर्थात ई एम को हम इधर ले जाएं और ए को अगर हम इधर ले आए तो हमें पुनः समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ पर ई ए माइनस ए में ए कॉमन आ जाता है, अंदर बचता है ई माइनस वन इज इक्वल टू ई एम। अब यहाँ यदि हम a को बाहर निकालते हैं तो a इज इक्वल टू ई एम अपॉन ई माइनस वन या m को यदि बाहर निकालें तो e अपॉन ई माइनस वन, ये थर्ड इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। अर्थात यदि एवरेज रेवेन्यू को बाहर निकाला जाता है तो जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ई एम अपॉन ई माइनस वन और अगर m को बाहर निकाल दिया जाए तो e अपॉन ई माइनस वन इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि a m या e इन तीनों में से किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के दिए हुए होने पर उनकी सहायता से हम आसानी से थर्ड वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम डिफरेंशिएशन मेथड द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन की विधि। अवकलन की विधि तब काम में ली जाती है जब होने वाले चेंजेस बहुत माइनर हो, बहुत सूक्ष्म, यानी कीमत और मान के मध्य जो परिवर्तन हो रहा है उसकी मात्रा यदि बहुत सूक्ष्म है तो हम अवकलन विधि के द्वारा भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ में लिखा है टीआर। टीआर मीन्स टोटल रेवेन्यू विच इज टीआर इज इक्वल टू पी इंटू एक्स, अर्थात एक्स वस्तु की क्वांटिटी को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करने पर हमें टीआर प्राप्त हो जाता है। इस टीआर की सहायता से हम एमआर को कैलकुलेट करते हैं और एमआर इज इक्वल टू डी टी आर बाई डी एक्स। MR is nothing but the first derivative of any total is called marginal. That means कि जो टोटल रेवेन्यू फंक्शन हमारे सामने दिया हुआ है उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं और जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू आती है उस टोटल फंक्शन की वही कहलाती है मार्जिनल वैल्यू यानी MR मार्जिनल रेवेन्यू, जिसे इस प्रकार से बोला जाएगा DTR बाई DX इज इक्वल टू P इंटू वन प्लस एक्स इंटू DP बाई DX। इसे अगर हम पुनः लिखें तो P ब्रैकेट वन प्लस एक्स अपॉन पी इंटू डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो पार्ट है x अपॉन पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, दिस इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं कि p को बाहर निकाल करके वन माइनस वन अपॉन ई। ये वाला जो हिस्सा है इस समीकरण का ये इलास्टिसिटी की इक्वेशन का उल्टा है, इनवर्स है।
तो इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है। चूंकि E इज इक्वल टू dx बाई dp इंटू p अपॉन x होता है, इसलिए mr इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 अपॉन E, या हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस m। तो इस तरह से आपने देखा कि रेखा गणितीय विधि के द्वारा भी हम इस चीज को प्रूव कर चुके हैं कि E इज इक्वल टू हमेशा a अपॉन a माइनस m के बराबर होता है। और अभी आपने रिसेंटली देखा कि हमने डिफरेंशिएशन मेथड के द्वारा भी इसे प्रूव करके देखा है कि इलास्टिसिटी का जो मान मेजरमेंट निकाला जाता है वो होता है इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस m।